वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। हमने इससे पिछली वाली वीडियो में ये एनालाइज किया कि हमारी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें जनरल एनवायरनमेंट के कैटेगरी के अंदर कौन कौन से एनवायरनमेंटल फैक्टर्स फॉल करते हैं और किस तरह से वो हमारे लिए थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं। इसी से नेक्स्ट जो बिल्कुल सेकंड स्लाइड में हम लोगों ने एनवायरनमेंट्स की कैटेगरीज पढ़ी थी, तो जनरल एनवायरनमेंट हम कवर कर चुके हैं। इस वक्त हम टास्क एनवायरनमेंट की तरफ आएंगे। तो टास्क एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है? वो ग्रुप्स, वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज़ को इफेक्ट कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दे आर लेइंग आउटसाइड द मार्केट, outside in the market, and therefore helps the organization to take the decisions accordingly. अब इसमें कौन कौन से एक्टर्स हैं? बेसिकली कंपिटिटर्स आपके हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं एंड रेगुलेटर्स हैं. These all and few others as well forms the environment known as the task environment. Suppliers क्या हैं? Firms and individuals that provide the resources needed by the company and its competitors to produce goods and services. Now suppliers, आप लोगों को इस बारे में पहले से पता होगा कि suppliers वो तमाम organizations जो कि आपकी firm को suppliers यानी raw material provide कर रहे हैं. तो suppliers basically वो होते हैं. Marketing industry intermediaries, marketing intermediaries. अब intermediary word clearly portrays that intermediary is an organization या the channel that helps your firm to promote, sell and distribute the goods to the final buyer. अब marketing intermediaries, marketing यानी वो जो आपकी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के बाद उसकी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हेल्प आउट कर रहे हैं मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से. अब रीसेलर्स हैं आपके, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स हैं और मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज जो हैं वो आपके पर्टिकुलरली इस डोमेन का हिस्सा होते हैं. ये वो लोग हैं या ये वो फर्म्स हैं या ये वो चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर तक या कस्टमर तक डायरेक्टली एक्सेस करवाते हो. इसके अलावा थर्ड कैटेगरी है आपकी कस्टमर्स की. अब कस्टमर्स कौन है? कस्टमर्स वो लोग हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं एंड हिंस दे गेट देयर नीड्स या वांट्स सेटिस्फाइड. तो कस्टमर्स वो होते हैं. कंपेटिटर्स, अब कंपेटिटर्स भी आपको वेल क्लियर होगा. कंपेटिटर्स वो राइवल फर्म्स जो कि आपके साथ इंडस्ट्री में मौजूद हैं और अपनी फंक्शनैलिटीज़ के थ्रू, अपनी प्रोडक्ट्स के थ्रू एक कंपटीशन क्रिएट करवा रहे हैं, आया आपकी जैसी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट प्रोवाइड करके या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्रोवाइड करके. तो ये आपके कंपेटिटर्स हैं. इसी में एक और कैटेगरी आती है स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स की. स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं, ये वो फर्म्स, सेट ऑफ फर्म्स हैं जो कि अपने सिमिलर स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस और स्ट्रेटजीज के थ्रू, मतलब स्ट्रेटजीज के बेसिस पे, स्ट्रेटजीज के ग्राउंड्स पे और मार्केट पोजीशन, प्रोडक्ट और स्ट्रेटेजिक एक्शंस के ग्राउंड्स पे आपके साथ जो है वो बिल्कुल सिमिलर एट्रीब्यूट्स रखते हैं. तो ये बेसिकली आपके स्ट्रेटेजिक फर्म्स हैं. अगर हम यहाँ पर स्ट्रेटेजिक फर्म की बात करें तो बेसिकली आपकी वो फर्म जैसा कि आपका शेल एंड पीएसओ है, ये आपस में स्ट्रेटेजिक ग्रुप हैं और इनके साथ साथ और दूसरे भी जो पेट्रोल प्रोवाइडिंग फर्म कंपनीज हैं, ये तमाम के तमाम आपके स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स हैं. क्यों? क्योंकि इनकी जो मार्केट पोजीशनिंग है, इनकी जो प्रोडक्ट है और इनके जो बेसिकली स्ट्रेटेजिक एक्शंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं किसी भी सिनेरियो में. वेल, फिफ्थ कैटेगरी है आपकी रेगुलेटर की. रेगुलेटर well evident from the word, that is they are just the influencers, the legislator and the controlling parties जो कि आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ले करती हैं. आपकी गवर्नमेंट, आपके बैंक्स के, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट बैंक का हेड बना है. और अगर आप एजुकेशनल इंडस्ट्री के सरबराह या रेगुलेटर को देखें तो वो इसमें EGC है. देन आपकी कम्युनिकेशन जो फर्म्स हैं जो कम्युनिकेशन के लिए आपके लिए इजी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इज़ योर रेगुलेटरी फर्म. इसी तरह आपके ओपरा, ओगरा और जितने भी आप नाम ले लें, ये रेगुलेटर्स हैं जो कि गवर्नमेंट के इदारे हैं और आपकी जो एक फर्म है या जो भी इनके डोमेन में फर्म फॉल करती हैं उनको रेगुलेट करते हैं, लेजिस्लेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस हैं उनको इनैक्ट करवाते हैं. देन आपके पास आ जाता है स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स. अब स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स आपकी
वो कैटेगरी है कि जिसमें दो बेसिक, अगर आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर किस तरह से, जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर भी नज़र आ रही होगी इस डिमॉन्स्ट्रेशन में, कोका कोला एंड मैकडोनल्ड्स. नाउ दीज वर द मेजर फर्म्स. कोका कोला अपनी इंडस्ट्री का एक है और मैकडोनल्ड अपनी इंडस्ट्री का एक जो है वो मेन लीडर रहा है. तो व्हेन सच टाइप ऑफ फर्म्स कम टुगेदर और अपने कंबाइंड एफर्ट्स के थ्रू वो अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं, तो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर की कैटेगरी बन जाते हैं. सच अ पार्टनर्स आल्सो portrays a huge competition for other firms in the market. देन ये बेसिकली कुछ आपके फैक्टर्स थे जो कि आपके टास्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. देन अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो टास्क एनवायरनमेंट के एनालिसिस को बेसिकली करते हुए हमारे पास एक बेहतरीन मॉडल मौजूद है जिसको हम कहते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल. बट आपकी जो बुक का कंटेंट है उसमें 5 के बजाय 6 फोर्सेस हैं. 6th फोर्स को हम बिल्कुल एंड में, जब हम ये 5 फोर्सेस पढ़ चुकेंगे, तो हम 6th फोर्स को भी डिस्कस कर लेंगे. वेल क्लियर फ्रॉम द पिक्चर एंड फ्रॉम द डिमॉन्स्ट्रेशन आपको कुछ फोर्सेस नज़र आ रही हैं. आई डू होप कि ये सब कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ भी है एंड दिस विल टर्न टू बी अ मेयर रिविजन ऑफ व्हाटएवर यू हैव लर्नड अर्लियर एज वेल. तो देखिए, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, then threats of substitute product and rivalry among competing firms. These 5 forces were presented by the Michael E. Porter of Harvard Business School in 1979. He has been a tycoon of business tycoon, a very well-known person in the business industry. तो ये बेसिकली इन फोर्सेस के थ्रू आपको इंडस्ट्री के बारे में एनालिसिस देते हैं और कहते हैं, और इन फोर्सेस को आइडेंटिफाई करने के बाद वी कैन जस्ट गेट टू नो अबाउट द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एन इंडस्ट्री. यानी अगर ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं, किस कैटेगरी में ये फोर्सेस मौजूद हैं आपकी इंडस्ट्री के अंदर, और इन फोर्सेस के थ्रू जो इफेक्ट आ रहा है वो किस हद तक आपकी इंडस्ट्री को अट्रैक्ट कर रहा है. आया वेल इस पॉइंट को हम थोड़ा सा और आगे भी डिस्कस साथ साथ करते रहेंगे. पोर्टर की एक्सप्लेनेशन ये भी है कि द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस डिटरमाइन द अल्टीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल इन द इंडस्ट्री. अच्छा, अट्रैक्टिवनेस मीन्स हाउ अट्रैक्टिव इज योर इंडस्ट्री, एंड व्हेन योर फर्म इज industry is attractive, it then just give you a profit earning potential to you. Or the stronger each of these forces, the more limited company are in their ability to raise prices and earn greater profits. Means आप जितना ज़्यादा ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस कम होंगे. नाउ जस्ट गेट इनटू जस्ट स्टार्ट रीडिंग अबाउट व्हाट इज द फर्स्ट वन ऑफ इट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स या बैरियर टू एंट्री. अब थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स मीन्स आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें किस हद तक न्यू एंट्रेंट्स यानी न्यू कंपनीज एंटर हो सकती हैं, न्यू फर्म्स के आने के किस हद तक चांसेस हैं. तो आपके जो पोर्टर की 5 फोर्सेस में से फर्स्ट फोर्स जब हम देखते हैं तो वो है थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. हम इस फोर्स के अंदर या इस पॉइंट के अंदर ये एनालाइज करते हैं कि इंडस्ट्री किस हद तक जो है वो रिपेलेंट फोर्स रखती है, रिपेलेंट पावर रखती है कि अपने न्यू एंट्रेंट्स को आने से रोके. अब उसके कुछ रीजंस हैं, मतलब उसके कुछ प्रोबेबल पॉसिबल बैरियर्स हैं कि जिसके थ्रू आप अपने नए आने वाले लोगों को रोक सकते हैं. सबसे पहले तो ये है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप अचीव कर सकते हैं, यानी डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में फंक्शन कर रही हैं वो इस हद तक कंपेटिटिव एज हासिल कर चुकी हैं कि वो अपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल के फेसिट के थ्रू एक्सटेंसिव प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन करती हैं और जो है वो बेनिफिट ले रही हैं अदर देन न्यू एंट्रेंट्स जो कि इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझ रहे. तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी एक फेसिट है जो कि एक पॉसिबल बैरियर टू दी एंट्री हो सकता है. देन प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन मीन्स आप यहाँ पे एग्जांपल दी गई है प्रोडक्ट प्रॉक्टर एंड गैम्बल की, जो कि अपने एक
प्रोडक्ट टाइड के बारे में एग्जांपल दी गई है। वो कह रहे हैं कि उनके लिए जो है वो हाई एंट्री बैरियर्स इस तरह से थे क्योंकि उन्होंने हाई लेवल ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन को अप्रोच किया और इसके थ्रू जो है वो उन्होंने एक्सेल किया इंडस्ट्री के अंदर। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इस तरह से हो सकती है कि से फॉर एन इंस्टेंस आप अपनी प्रोडक्शन को, अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से मार्केट में इंट्रोड्यूस कराओ जिसको एक्सेस करना बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज या नए आने वालों के लिए जो है वो पॉसिबल ना हो। तो ये भी एक पॉसिबल बैरियर है एंट्रीज न्यू एंट्रेंट्स के लिए। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इतने हैवी एक्सटेंसिव कैपिटल्स रिक्वायर्ड हैं यानी फंड्स रिक्वायर्ड हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर हम एग्जांपल लें एयरप्लेन इंडस्ट्री की तो बोइंग और एयरलाइन इस तरह की मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपके मेजर इनकी जो प्रोडक्शन है वो कैपिटल रिक्वायर्ड करती हैं। बहुत हैवी लेवल ऑफ कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट हो, अवेलेबिलिटी हो, तभी आप जाकर के अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस को फंक्शन करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड हैं, तो ऐसी सूरत में ऐसी इंडस्ट्री के अंदर एंटर होना किसी भी नए और छोटी फर्म के लिए एंटर होना ज़रा पॉसिबल नहीं होता। स्विचिंग कॉस्ट्स, अगर जो है वो लोग स्टिक हैं, एक ही प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या वो किसी और की एक्टिविटीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो दूसरी किसी नए आने वाली प्रोडक्ट की तरफ स्विच नहीं करेंगे। अगर हम कोका कोला की बात करें तो इसने अपनी मार्केट इस हद तक जो है वो डीपन कर ली थी कि दूसरी आने वाली प्रोडक्ट्स को लोगों ने सपोर्ट तो किया मगर वो नहीं जो है वो पोजीशन एक्वायर कर सके जो एक स्विचिंग जो कोका कोला की थी। तो दैट मीन्स आपकी स्विचिंग कॉस्ट्स जो हैं वो इस हद तक हाई हैं कि लोग अपनी जो प्रोडक्ट जो पहले से यूज़ कर रहे हैं वो उसे छोड़ करके किसी नई प्रोडक्ट की तरफ स्विच करने में ईज़ फील नहीं करते। जैसे हम एरियल का ब्रांड देखें पाकिस्तान के अंदर, तो एरियल आपकी प्रोडक्शन एक्सटेंसिव अमाउंट में है और एरियल या सर्फ एक्सेल इन दो के बाद कोई दूसरा भी अगर कोई प्रोडक्ट आया है तो उसका इतना यूज़ नहीं रहा। लोग स्विचिंग कॉस्ट्स इसमें ज़्यादा हैं, लोग अपनी प्रोडक्ट को स्विच करने के लिए तैयार नहीं है, यानी न्यू एंट्रेंट्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, अब ये किस तरह से है? बेसिकली जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि नए मार्केट में एंटर होने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस करवाने के लिए ह्यूज कॉस्ट्स बेयर करने पड़ते हैं। अब वो ह्यूज कॉस्ट्स अक्सर वो बेयर नहीं कर पाते जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, अगर वंस अगेन वही एक्सेस टू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दैट मीन्स कि आप जो है वो अपने उन चैनल्स को एक्सेस नहीं कर सकते जिनके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट कस्टमर्स तक फ्लोट करेंगे। तो एक्सेस टू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये भी एक बैरियर एंट्री हो सकता है कि लोग आपकी नई प्रोडक्ट को कोई नए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो आपको स्पेस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी, अब समटाइम्स आप लोगों ने मोनोपोलीज देखी हैं, आपका रेलवे है, पीटीसीएल है, अब तो खैर वो नहीं रहे, लेकिन वेरियस अदर ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली रखना चाहता है, तो या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की मोनोपोलीज रखना चाहता है। तो उसने क्या किया, अगर गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज इम्पोज कर दे कि नए एंट्रेंट्स ने इस इंडस्ट्री में नहीं आना, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ बैरियर फॉर द न्यू एंट्रेंट्स। और एक्सपेक्टेड रिटेलिएशन, दैट मीन्स कि अगर आपकी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो इस हद तक यूनाइटेड है कि किसी नए आने वाले के लिए वो रिटेलिएट कर सकती हैं, यानी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम they can stand and just retaliate, they can just portray a no sign for those who are entering for the first time in the industry. तो ये तो फर्स्ट फोर्स है। सेकंड फोर्स हमारे पास आती है बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स की। अब बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स किस तरह से कि जो सप्लायर्स हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सप्लायर्स वो लोग जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें या वो मटेरियल प्रोवाइड करें जिससे आपके प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पॉसिबल है। तो अब चूँकि
जो सप्लायर्स की जो पावर्स हैं अगर ये इंक्रीज होंगी तो किन रीजंस के बेसिस पे होंगी, यानी सप्लायर आपसे पावरफुल है, मींस के और कोई और मौजूद नहीं है, सिर्फ कुछ गिने चुने सप्लायर्स ही हैं मार्केट में जिनसे हम प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है वो हम ले सकते हैं, इसके अलावा और कोई सप्लायर हमारे पास मौजूद ही नहीं है। तो अगर फ्यू सप्लायर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर और वो आपको उनके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है कि आप जाकर के वो चीज़ परचेज करो, तो ये भी आपके लिए एक सप्लायर पावर इंक्रीज होने का जरिया है और ये भी एक थ्रेट है। अच्छा, वेल सप्लायर गुड्स आर क्रिटिकल टू द बायर मार्केट प्लेस सक्सेस। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी जो सप्लायर्स की जो गुड्स हैं अगर वो अवेलेबल नहीं हुई तो आपके बायर्स लूज होने का खतरा है। इसके अलावा सप्लायर्स की स्विचिंग पावर भी अगर हाई हो जाती है, मींस वो आप अगर नहीं उनसे परचेज कर सक रहे, आप उनकी कॉस्ट के शेड्यूल से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो बड़े इजीली आपको छोड़ के आपके दूसरे किसी रावल के पास जाकर के वो प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं, तो आप फिर लूज कर जाओगे। फिर इसके अलावा वो अगर इस चीज़ की भी पार रखते हैं कि अगर आप उनसे थोड़ा सा भी जो है वो नोकझोंक करो तो वो आपको छोड़ के खुद उन प्रोडक्शन की तरफ आ जाएं जिनको आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो बेसिकली these sort of powers that supplier may gain in the market produce a threat for the organizations and hence makes the industry environment more unattractive. वेल नेक्स्ट इससे फोर्स आती है आपकी बार्गेनिंग पावर्स ऑफ द बायर्स। अब बायर्स की क्या बार्गेनिंग पावर है, बायर मतलब वो लोग जो आपसे चीज़ खरीद रहे हैं। अब बायर की बार्गेनिंग पावर ये है कि बहुत सारे इंडस्ट्री में और भी लोग मौजूद हैं, और भी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, वो आपको छोड़ के दूसरे के पास जाके परचेज कर सकते हैं। अगर ये सब है तो बेसिकली ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका एक फेसेट है इसमें। फिर बायर्स की पावर तब इंक्रीज होती है जब वो बहुत बड़े बड़े बायर्स हैं और थोड़े ही अमाउंट में, यानी आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि भाई आप किसको और बेचोगे, वही कुछ लोग हैं, उन्हीं को अगर आप बेच सकते हो, वही उन्हीं से आप अपनी मार्केट क्रिएट कर लेते हो, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। अदरवाइज बायर्स की जो पावर है वो ज़्यादा रहेंगी। देन है बायर्स कैन पोज थ्रेट्स टू इंटीग्रेट बैकवर्ड इनटू द सेलर्स इंडस्ट्री। अगर वो आपसे आप नहीं उनके साथ उनके प्राइस से सेटिस्फाइड तो वो कहीं और से भी परचेज कर सकते हैं जा कर के। तो इन सब फोर्सेस के मौजूद होते बायर्स की पावर इंक्रीज हो जाती है। देन हमारे पास थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स है। अब सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स मार्केट में अगर मौजूद हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि आपकी प्रोडक्ट अगर कोई छोड़ देता है, नहीं इस्तेमाल करता, तो वो किसी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जाके स्विच कर सकता है। तो अगर बायर्स को मार्केट में सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, यानी इंडस्ट्री में अगर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, तो देन दिस कैन बी अ थ्रेट फॉर यू। आपकी प्रोडक्ट को छोड़ करके लोग किसी दूसरी जगह जा सकते हैं और ऐसी सूरत में उनकी जो बायर्स की जो स्विचिंग पावर है वो बहुत स्विचिंग जो कॉस्ट है वो बहुत रिड्यूस्ड है, वो आपको छोड़ के किसी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। तो अगर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है तो ऐसी सूरत में आपकी इंडस्ट्री जो है वो अनअट्रैक्टिव होगी। Then substitute products quality and performance are equal to or greater than the existing product। अच्छा, जो आपकी जो नई substitute product आई है उसकी performance और उसकी quality उसकी जो ability है वो आपकी full on competition में मौजूद है, तो then also it can be a threat for you। मार्केट ऐसी सूरत में इंडस्ट्री जो है वो अनअट्रैक्टिव हो जाती है। Fifth force is the intensity of the rivalry among competitors। अब अगर आपके competitors मौजूद हैं और उनमें जो competition है वो बहुत strong है, that means बहुत स्मॉल लेवल ऑफ मार्केट है और वो देर आर न्यूमरस और इक्वली बैलेंस्ड कंपैटिटर्स। इंडस्ट्री राइवलरी तब इंक्रीज होती है जब आपके बैलेंस्ड देर आर न्यूमरस और इक्वली बैलेंस्ड कंपैटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं और मोर और लेस आप ही के जैसे हैं कंपटीशन में, उनके पास भी वही एबिलिटीज़, वही प्रोडक्ट चैनल्स, वही सारे वेज एंड मीन्स मौजूद हैं बिजनेस एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे आपके पास हैं। तो दैट मीन्स आपका कॉम्पिटिटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है और आप ही की टक्कर का है। इंडस्ट्री ग्रोथ स्लोज और डिक्लाइंस। अगर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो
ग्रोथ के किस हद तक चांसेस हैं, अगर ग्रोथ कम हो रही है तो देन ऑल्सो कंपटीशन आपको बढ़ता चला जाएगा, देन देयर इज अ लैक ऑफ डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटीज और लो स्विचिंग कॉस्ट्स। इन दिस पॉइंट स्टूडेंट्स इट हाईलाइट्स कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें कंज्यूमर्स की स्विचिंग कॉस्ट्स वो बहुत लो हैं, यानी उनके पास डिफरेंट और राइवल कंपैरेटर्स मौजूद हैं और वो उनके पास जाके उनकी प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट आपके पास आता है व्हेन हाई एग्जिट बैरियर्स प्रिवेंट कंपैरेटर्स फ्रॉम लीविंग द इंडस्ट्री, यानी अगर जो एग्जिस्टिंग कंपैरेटर्स हैं वो मार्केट को छोड़ के जा ही नहीं सकते कुछ ऐसे रीजंस की वजह से जो कि उनको किसी और जगह पे प्रिवेल करने नहीं देंगे, तो वो बैरियर्स अगर उनको नज़र आते हैं तो आपकी कंपटीशन का परसेंटेज रिड्यूस ही नहीं होगा। से फॉर एन इंस्टेंस यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है ब्रीवरीज की, यानी जो आपके वाइन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और जो मशीनरीज होती हैं उनको ब्रीवरीज कहते हैं। अगर वाइन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो हैं वो आपकी कोई एक फर्म स्विच कर जाती है अगर, तो वो ऐसा नहीं कर सकती या मार्केट को एग्जिट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो जो एसेट है, जो वो प्रोडक्ट, जो टेक्नोलॉजी और जो मशीनरी वो यूज़ कर रही है, वो बेसिकली सिवाय वाइन प्रोडक्शन के और कहीं और यूज़ हो ही नहीं सकता। लिहाजा कंपटीशन रिड्यूस होगा ही नहीं क्योंकि कोई बीच में से छोड़ के जा ही नहीं रहा। तो इस तरह इंडस्ट्री में राइवलरी इंक्रीज ही रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इसमें 5 फोर्सेस तो ये कवर हो गए। सिक्स्थ इनका फोर्स है वो एक और हाईलाइट किया गया है जिसमें गवर्नमेंट, सोसाइटी, स्टॉक होल्डर्स, कॉम्प्लीमेंटर्स एंड एम्प्लॉयज़ को एज अ सिक्स्थ फोर्स कंसिडर किया गया है। हमने नाम पढ़ा बायर्स का, हमने प्रोडक्ट्स का पढ़ा, हमने राइवलरीज का पढ़ा, न्यू एंट्रेंट्स के बारे में पढ़ा और हमने जो है वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ लिया। इसमें से जो एक सिक्स्थ पॉइंट था, जो सिक्स्थ एक फोर्स मजीद एक इंक्लूड की गई है लेटर ऑन, वो आपकी इन जो है वो पार्टीज की है। ये किस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन की से के सराउंडेड जो इंडस्ट्री है उसमें अपने इन्फ्लुएंसेस को क्रिएट करवाते हैं। तो दे आर बेसिकली द सिक्स फोर्स अराउंड यू। कॉम्प्लीमेंटर्स इसमें एक पॉइंट है, बाकी तो सारे आपको बखूबी इनके बारे में पता होगा। कॉम्प्लीमेंटर्स जस्ट वो हैं जो कि यहाँ थोड़ी सी नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंटर्स ऐसे हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट से एक एडिशनल मजीद कोई और प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो है वो प्रोवाइड करके दे रहे हैं, जिसमें इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल ने जो है वो पेंटियम्स या कंप्यूटर्स प्रोड्यूस किए और माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ बनाई। अब कंप्यूटर्स एंड विंडोज़ आर वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ईच अदर। तो जहाँ पर आपके कॉम्प्लीमेंटर्स भी आ जाते हैं जो कि इस तरह की प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो एक एडिशनल फेसेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देन ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट पोर्ट्रेज द अट्रैक्टिवनेस और अनअट्रैक्टिवनेस ऑफ एनी इंडस्ट्री। अब ये पॉइंट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला है कि अगर इंडस्ट्री में ये तमाम फोर्सेस इन सिचुएशंस में मौजूद है तो ऐसी इंडस्ट्री आपके लिए अनअट्रैक्टिव है। मींस आपका प्रॉफिट गेन करना ऐसी सूरत में बिल्कुल भी नहीं है, या आप लो लेवल के प्रॉफिट्स को गेन कर सकते हैं। अगर आपके एंट्री बैरियर्स लो हैं, यानी लोग जो भी चाहे, कोई भी नया एंट्रेंट आना चाहे वो आ सकता है और जब भी जो है वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करे और इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाए, अगर वो बैरियर्स लो हैं तो ऐसी सूरत में आपकी अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। इसी तरह सप्लायर्स एंड बायर्स की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है, आपको छोड़ के वो कहीं और भी जा सकते हैं, किसी और के पास भी जो है वो परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं अगर सप्लायर्स हैं। तो ऐसी सूरत में भी आपकी इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है, यानी आप प्रॉफिट्स गेन ही नहीं कर सकते हो। इसी तरह अगर आपकी सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड मजीद और प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जैसे कॉफ़ी एंड टी प्रोड्यूसिंग फर्म्स, अगर वो मौजूद हैं तो आपस में ये दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं और उनका आपस में ये सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है, तो आपके लिए देन ऑल्सो मार्केट जो है वो इंडस्ट्री जो है वो अनअट्रैक्टिव बन जाती है। इसी तरह इंटेंस राइवलरी अमंग कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं और सारे के सारे कंपेटिटिव एज तकरीबन रखते हैं और उनकी प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन है या वट एवर द टेक्नोलॉजी इंटेंसिव अगर है तो उन सबके पास टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं उस लेवल की और आपके टक्कर की प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आपकी जो राइवलरी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग राइवलरी है मीन्स
वो भी आपके हिसाब से अच्छी मार्केट में सेल्स पोर्शन ले रहे हैं, तो ये भी अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री का एक जरिया है, का एक रीज़न है। अच्छा, अट्रैक्टिव इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्री में एंटर हो जाओ और आराम से अच्छे तरीके से आपके जो प्रॉफिट हैं वो अच्छे परसेंटेजेस में आपको मिल रहे हैं। अगर एंट्री बैरियर्स हाई हैं, कोई नया बंदा नहीं आ सकता, तो अट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अगर आपके सप्लायर्स एंड बायर्स वीक हैं, आपके अलावा वो कहीं और जा ही नहीं सकते, स्विचिंग नहीं कर सकते, उनकी प्रोडक्शन, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, बायर्स आप ही के प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर है और सप्लायर आप ही को प्रोडक्ट सेल करने पे मजबूर है, तो ऐसी सूरत में इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है। फ्यू थ्रेड्स फ्रॉम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। अगर आपकी सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद नहीं है, देन ऑल्सो यू आर प्रिवेलिंग इन एन इंडस्ट्री दैट इज अट्रैक्टिव। देन मॉडरेट राइवलरी अमंग कंपेटिटर्स मौजूद है, मगर आप उनसे जो है वो थोड़े अच्छे लेवल पे हो, आपकी प्रोडक्शन, आपकी जो प्रोडक्ट है वो उनसे कंपैरेटिवली अच्छी है, देन दिस सच अ मार्केट इज एन अट्रैक्टिव मार्केट। नाउ अट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नाउ हम इन फोर्सेस को पढ़ लेने के बाद ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हम टास्क इन्वायरमेंट की बात करें, दैट मीन्स जो रिस्पेक्टिव कंसर्न्ड ग्रुप्स हैं इंडस्ट्री में मौजूद, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपकी यही इन फैक्टर्स के या इन जो पार्टीज़ हैं इनकी मौजूदगी और उनकी एक्टिविटीज़ जिस हद तक स्ट्रॉन्ग है, वही आपकी इंडस्ट्री को अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव बना रही हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इंशाल्लाह मैं फिर जो आगे है वो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।